एस्पिरेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। सो 23 में बहुत सारे एक्सट्रीम इवेंट्स हुए हैं। इसमें से एक जो एक्सट्रीम इवेंट है, इसकी रिसेंटली स्टडी रिलीज हुई है, जो कि है एक ओजोन होल का मिलना। और ये जो ओजोन होल है, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी की एक सैटेलाइट है, जो कोपेरनिकस सेंटिनल-5 पे सैटेलाइट है। सो उससे हुआ है। मोर ओवर, जो ब्राज़ील है, ये ब्राज़ील के साइज से 3 गुना ज़्यादा बड़ा ओजोन होल बना है। सो वील सी समथिंग इज अबाउट इट। ये क्या है, ओजोन होल क्या है, और क्लाइमेट चेंज का ओजोन होल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और अगर ओजोन होल बना है तो इसका अर्थ के क्लाइमेट चेंज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। वील सी दिस। कॉजेज देखेंगे, जो 2023 में हुआ, इसके कॉजेज क्या है। बेसिकली एक वॉल्केनिक इरप्शन है, देखेंगे उसकी लोकेशन। आफ्टर दैट वील सी सम प्रोटोकॉल्स जो इसको प्रोटेक्ट करती हैं। देन वील सी अबाउट द सैटेलाइट। आफ्टर दैट वी हैव आवर टुडेस 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन। वन इज फॉर योर प्रीलिम्स एंड अदर इज फॉर योर मेंस। सो लेट्स स्टार्ट। वाई न्यूज सैटेलाइट मेजर्स एंटार्क्टिका के ऊपर है। इन्होंने जायंट होल बेसिकली डिटेक्ट किया है, और ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी की जो कोपेरनिकस सेंटिनल-5 पे सैटेलाइट है, इसके डेटा से रिकॉर्ड हुआ है। ये यूरोप का जो एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, उसका बेसिकली पार्ट है। जो होल है, जिसको साइंटिस्ट एक ओजोन डिप्लीटेड एरिया कहते हैं, ये लगभग 26 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स पड़ा था, जो कि ब्राजील से 3 गुना ज्यादा है। अब ओजोन क्या है? ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में मिलता है, दैट इज द गुड ओजोन। अगर वो नॉर्मल नीचे ट्रोपोस्फीयर में हमें मिलेगा तो दैट इज अ बैड ओजोन फॉर अस। ये प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह वर्क करता है यूवी रेस से बचाने के लिए। और ये एडवर्स इफेक्ट जो यूवी रेस के एक्सपोजर से हो सकते हैं, जैसे ब्लाइंडनेस है, जैसे स्किन कैंसर है। सो ओजोन लेयर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी जो यूवी रेडिएशन का जो मोस्ट डैमेजिंग बैंड है, वो है 280 से 315 नैनोमीटर्स का, जिसका पार्ट बनता है यूवी बी रेडिएशन। इस इमेज के हिसाब से हम देखेंगे, यूवीए रेडिएशन जो है वो सीधा सीधा क्रॉस हो जाता है, बहुत कम एब्जॉर्ब होता है। बट हियर यू कैन सी यूवी बी रेडिएशन जो है, ये बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, और ये वन ऑफ द बेड बेसिकली वेवलेंथ्स है। देन ओजोन सी को ये बिल्कुल ही रिफ्लेक्ट कर देता है, क्योंकि वो खुद ही कम आता है। सो दिस इज हाउ आई इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज दिस होल? ये टेक्निकली एक होल नहीं है, लेकिन ये वो एरिया है जहां ओजोन प्रेजेंट नहीं है। ये रीजन है अंटार्कटिका के ऊपर, जहां जो टोटल ओजोन की जो यूनिट वो है लगभग 220 डॉप्सन यूनिट है, या 220 डॉप्सन यूनिट से भी अगर वो कम चला जाता है, तब वो एक होल माना जाता है। डॉप्सन यूनिट बेसिकली मोस्ट कॉमन यूनिट है जब हम ओजोन कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। जो साइज है, ये हर साल फ्लक्चुएट करता है। हर साल अगस्त में ओपन होता है, एंड देन विंटर्स आते आते नवंबर दिसंबर में ये क्लोज हो जाएगा। सो इफ विल फर्दर लुक इनटू दिस मैटर, सो ओजोन होल्स जो हैं, ये हर साल बड़े होते हैं और हर साल ही छोटे होते हैं। नाउ द थिंग इज, ओजोन होल्स तब ओपन होता है जब अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। अब जैसे ही अर्थ का रोटेशन होता है, तो स्पेशल विंड्स जो हैं, ये जो अंटार्कटिका का जो क्लोज लैंड मास है, वहां पे जनरेट हो जाती हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज, क्योंकि ये जनरेट हो जाती हैं, तो ये एक शील्ड की तरह वर्क करती है अंटार्कटिका के ऊपर, एंड ये इस रीजन को एक मिनी क्लाइमेट बना देते हैं, और ये आसपास की एयर से मिक्स नहीं हो पाता। अगर ये मिक्स नहीं हो पाता है, तो जो होल है वो और ज्यादा बड़ा हो जाता है। धीरे धीरे जैसे ये विंड्स कम होती जाती हैं, तो होल धीरे धीरे आपका बंद हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। नाउ हियर इज द पोजीशन ऑफ दिस होंगा तोंगा वॉल्केनो, जिसका इरप्शन हुआ था। सो ये ऑस्ट्रेलिया के पास, यू कैन सी हियर इज द तोंगा एंड दिस इज द आइलैंड जहां पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ है। ये जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, उसके अराउंड ये है। नाउ कॉज क्या है? साइंटिस्ट यही सस्पेक्ट करते हैं कि 2023 में जो हुआ, ये जो तोंगा में वोल्केनिक इरप्शंस हुए थे दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच में, वो इसका है। इसमें बेसिकली हुआ क्या, जैसे कन्वेंशनल वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, ये जनरली गैस, सल्फर वगैरह और लोअर एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। लेकिन इस इरप्शन से सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जाता है वो स्ट्रेटोस्फीयर में। क्या? बिकॉज ये अंडर सी वोल्केनो है। अभी जो वाटर वेपर है, इसको और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस मिले, जैसे ब्रोमीन है, जैसे आयोडीन है। फर्दर उनका ऑक्सीडेशन हुआ, और इसका ओजोन लेयर पर इंपैक्ट आया थ्रू केमिकल रिएक्शंस, जिससे उसका हीटिंग रेट चेंज हो गया, एंड इट इज व्हाट कॉज्ड अ होल इन दैट एरिया। ओजोन डिप्लीशन और क्लाइमेट चेंज में क्या रिलेशन है? ओजोन डिप्लीशन एक लीडिंग कंट्रीब्यूटर नहीं है जो ग्लोब में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हाउएवर, अगर ग्लोबल टेम्परेचर राइज करते हैं, तो इससे ओजोन होल इन्फ्लुएंस हो सकता है। एक्सट्रीम फायर होगा, जैसे कि साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में 2020-2021 के बीच में हुई थी। इससे जो स्मोक स्ट्रेटोस्फीयर में गया, ये पोटेंशियली हार्म करता है ओजोन को। ओजोन जो है, ये जो सीजन का प्रोग्रेशन है, या जैसे सीजन्स चलते हैं, इनको भी अल्टर कर सकता है। ये पोलर वॉर्टेक्स पर एक्सटेंड करते हैं। नाउ द थिंग इज,
देयर बाय ये विंटर पीरियड्स को भी इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे ओजोन होल का एक कूलिंग इफेक्ट आता है, जैसे ही ओजोन होल होगा तो जो ग्रीन हाउस गैसेज है अर्थ की वो वहां से बहुत आसानी से एस्केप कर जाएंगी। जितना बड़ा ओजोन होल होगा उतनी ग्रीन हाउसेज एस्केप कर जाएंगी एंड इट विल ब्रिंग द ग्लोबल टेम्परेचर डाउन। तो ये एक विंटर टाइम कंडीशंस लेकर आ सकता है। ये जो साइंस है ग्लोबल टेम्परेचर राइज करने के, इनका बहुत इंपैक्ट आता है ओजोन होल्स पे। जैसे 2020 में जो ओजोन होल ओपनिंग हुई थी, ये जो वाइल्ड फायर्स हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, उसकी वजह से हुई थी। 2021 में बोरियल फॉरेस्ट फायर्स की वजह से हुई थी। 2023 में वी सॉ ड्यू टू दिस होंगा तोंगा वोल्केनो। नाउ हियर वी कैन सी कि 1984 में जो ओजोन लेयर था वो इतना था, एंड 1997 में हियर यू कैन सी क्लियरली दैट एक होल जो है वो फॉर्म हुआ, और 2023 में ये और ज्यादा बड़ा हो गया था। सो दिस इज हाउ इट इज। नाउ प्रोटेक्शन कैसा होता है? 1985 में वियना कन्वेंशन है जो प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के लिए था। ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट था, यूनाइटेड नेशंस मेंबर्स इसमें आए थे, और एक फंडामेंटल इंपॉर्टेंस की इसमें रिकॉग्नाइज किया गया था कि ओजोन जो इट स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर है, इसको कैसे डैमेज से प्रिवेंट किया जा सकता है। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये बेसिकली जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज हैं इनको फेज आउट करने के इसमें बात की गई थी। जो प्रोटोकॉल है बहुत इफेक्टिव रहा था। ओजोन होल जो है ये बहुत डिकेड्स में कम भी हुआ है, एंड ओजोन डिप्लीटिंग गैस एमिशंस को जैसे ही कंट्रोल करेंगे ऑब्वियसली ओजोन जो है वो डिप्लीट होना कम हो जाएगा। नाउ हियर आर द सम थिंग्स फॉर द सैटेलाइट। सो ये बेसिकली यूरोपियन यूनियन का पहला मिशन है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को मॉनिटर करने में है। इसकी लॉन्चिंग 13 अक्टूबर 2017 को हुई थी, एंड रशिया से इसको लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च करने में लगभग 30 कंपनीज थी जिन्होंने एक साथ मिलकर इसको किया था, एंड इसमें बेसिकली इंडस्ट्रीज, डेटा यूजर, साइंटिस्ट, काफी लोग थे। अगर हम बात करेंगे तो मिशन का जो डेटा है ये बहुत सारे साइंटिफिक पेपर्स अब तक इसको रीड करके पब्लिश हो चुके हैं। तो ये इंडस्ट्रीज का इम्पैक्ट क्या है वर्ल्ड के अराउंड पे, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस पे, कोरोना वायरस रेस्ट्रिक्शंस का एयर क्वालिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा था, ओजोन होल कितना बड़ा है या नहीं, तो ये सारे डेटा हैं जो साइंटिस्ट को मिल जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 1 टेराबाइट जो इसका डेटा है वो पर डे डाउनलोड किया जाता है। 1 TB का डेटा पर डे डाउनलोड किया जाता है, इससे यूजर्स ही डाउनलोड करते हैं। सो दिस इज इट। मोर ओवर ये कंटिन्यूटी में है, दिस इज द केस। एप्लीकेशंस की अगर हम बात करेंगे तो ये बिजनेस को, गवर्नमेंट्स को और उसमें हेल्प करता है ताकि वो की सोसाइटल एनवायरमेंटल चेंजेस देख सके। इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो इसमें एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं ट्रोपोमी। यो इट्स इट। सो ये मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट है। देन ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, जो इसका एम है ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिलीवर करना है एटमॉस्फेयर के, और बहुत हाई रेजोल्यूशन में इमेजेस हैं। मॉनिटरिंग सपोर्ट करता है फॉर एयर क्वालिटी फोरकास्ट करने में, ओजोन फोरकास्ट करने में, यूवी रेडिएशन कितना है। सो दीज आर द थिंग्स which it does. So this was about this satellite. Now we have our today's practice question. Which one of the following is associated with the issue of control and phasing out of use of ozone depleting substances? Bretton Woods, Montreal, Kyoto, Nagoya. You can type the answer in the comment section. The relative is correct or not. Then we have a main practice question. What is ozone layer and why is it important? What are the global initiatives to phase out ozone depleting substances? So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Enlist IAS for your better preparation.